Hello students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। तो आज हम बात करेंगे हमारे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट इज डिनोटेड बाय पाई। इससे पहले कि मैं आप लोगों से ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करूं, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इट इज जनरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज ऑस्मोसिस। एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। हमने एक कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन बनाया। ओके, ये बीकर लिया और बीकर के अंदर हमने कंसंट्रेटेड मतलब लेट इट बी 50 ml पानी लिया और उसमें हमने कोई 3-4 चम्मच चीनी की घोल दिए। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो दिस इज शुगर सॉल्यूशन। ओके, अब इस शुगर सॉल्यूशन को हमने थिसल फनल में भरा और इस थिसल फनल को मैं इन्वर्टेड रख रही हूं। इन्वर्टेड इसको इसलिए रखा है क्योंकि यहां पे हमने लगाई है पर्चमेंट मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन सॉल्यूशन को बाहर नहीं गिरने देगी। दिस इज पर्चमेंट मेम्ब्रेन या जिसको आप बोल देते हो सेमी परमिएबल। दिस इज पर्चमेंट मेम्ब्रेन दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, इसके अंदर मैंने भर दिया कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मैं ऐसे डॉट डॉट से ही बनाऊंगी क्योंकि अभी हमें वाटर भी लेना है। ठीक है, इस थिसल फनल को हमने इन्वर्टेड रखा है। अब इस फनल को हमने डाल दिया अ बीकर कंटेनिंग फ्रेश वाटर, प्योरली वाटर। इसके अंदर है शुगर सॉल्यूशन और इस फनल को हमने डिप कर दिया किसमें? वाटर के अंदर। दिस इज वाटर। अब यहां पे प्रोसेस क्या होगा? थिसल फनल के अंदर वाटर कम है और बाहर वाटर ज्यादा है। मींस बीकर के अंदर थिसल फनल के बाहर इस एरिया में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लेस। और इस फनल के अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा है। तो होगा क्या? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इसमें से शुगर के मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आ सकते। इट इज सेलेक्टिव। सेमी परमिएबल मींस इट्स परमिएबिलिटी इज ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल आर पार जा सकते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स अंदर से बाहर नहीं आ सकते। ये सेम मेम्ब्रेन रहती है जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। हमारे पूरी की पूरी बॉडी सेल से बनी हुई है, एक सेल दूसरे से जुड़ा हुआ। कलेक्शन ऑफ सेल बिकम्स टिश्यू, collection of tissue becomes organ and collection of organs becomes organ system। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज सेल and every cell is connected to another cell through plasma membrane। सिर्फ उनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन के आर पार फ्लूइड्स का एक्सचेंज होता है, सॉल्यूट्स का नहीं। तो व्हाट विल हैपन? यहां से वाटर अंदर जाना शुरू करेगा, बाहर से। अंदर से बाहर नहीं आएगा कुछ भी क्योंकि अंदर पानी कम है, बाहर पानी ज्यादा है। तो नेचुरली फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब पानी अंदर जा रहा है तो क्या होगा? इसके अंदर ये लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। थिसल फनल की जो नेक है, नेचुरली पानी यहां है बाहर, अब इसके अंदर जाएगा फनल के अंदर तो इसी में लेवल राइज करेगा। करते करते लेवल पहले यहां तक पहुंचा, फिर यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा। आपने इसको ओवरनाइट भी रहने दिया। अल्टीमेटली इस पॉइंट पे जाके लेवल इसके ऊपर राइज करना बंद हो गया। अब ये रहा वाटर का सरफेस, यहां से लेके यहां तक जो हाइट आएगी h, इट इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, नाउ दिस इज
द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ हाइट ऑफ कॉलम H, ठीक है, अ कॉलम हैविंग हाइट H ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसकी वजह से, ड्यू टू ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ हाइट H ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, किसकी वजह से, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब ये ऑस्मोसिस का प्रेशर जो प्रोसेस है वो आपको पता चल गया कि क्या है. ऑस्मोसिस के अंदर देयर विल बी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, और कहां से, जहां सॉल्वेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है वहां से टू द एरिया ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, एंड वेरी स्पेशल थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की वजह से जो ये हाइट आई कॉलम की H, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. तो ऑस्मोसिस होगी तभी ऑस्मोटिक प्रेशर होगा. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, राइट. ऑस्मोटिक प्रेशर इज ड्यू टू ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस is not due to osmotic pressure. ऑस्मोसिस होगी तभी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा. ऐसा नहीं होगा कभी कि जो ऑस्मोसिस है इट इज ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर. नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्मोसिस, देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज जनरेटेड. अब देखें ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन. कुछ स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं. अब ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, इन दोनों में फर्क क्या है. ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपके सामने है. डिफ्यूजन का प्रोसेस इट्स वेरी सिंपल. हमने एक बीकर में पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, ठीक. अब ये चीनी यहीं पे गिरी हुई है, चलिए चीनी नहीं डालते, हमने इसमें डाल दिए कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स. कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल दिए. नाउ दीज आर ब्लू इन कलर. वाटर जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे नीला रंग पूरे के पूरे बीकर में फैल जाएगा. होगा क्या, कॉपर सल्फेट यहां से पूरे के पूरे बीकर में फैल जाएगा. दिस प्रोसेस इज डिफ्यूजन. यहां पे कौन मूव कर रहा है, डिफ्यूजन के अंदर कौन मूव कर रहा है, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स. कहां से, फ्रॉम its area of high concentration to area of low concentration. यहां पे सोल्यूट पार्टिकल मूव कर रहा है. इस जगह पे सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा हैं और कहां को जा रहे हैं, जिस तरफ को सोल्यूट पार्टिकल्स नहीं है. तो ऑस्मोसिस के अंदर क्या होती है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, solvent molecules from their high concentration to area of low concentration, and very special through a semi permeable membrane. ऑस्मोसिस के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है. डिफ्यूजन के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं होती. दिस इज द मेन डिफरेंस. इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं और डिफ्यूजन के अंदर सोल्यूट, लेकिन सॉल्वेंट भी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है. तो ऑस्मोसिस के अंदर ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव, जबकि इधर क्या होता है, बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मूव्स. दोनों ही मूव करते हैं. वाटर भी मूव कर रहा होगा और कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल्स भी मूव कर रहे होंगे. ओके. अब ये जो ऑस्मोसिस है इट अकर्स ओनली इन सॉल्यूशंस, ठीक है. इट अकर्स ओनली इन सॉल्यूशंस. बट अब डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल, आप कोई परफ्यूम लगाते हो, ठीक है.
तो आपके परफ्यूम की जो फ्रेग्रेंस है वो जिस भी रूम में आप जाते हो सभी को आती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बॉडी पे या क्लॉथ पे थोड़ा सा भी परफ्यूम लगाया है तो एयर के पार्टिकल्स के साथ उस फ्रेग्रेंस के मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में डिस्पर्स हो जाते हैं। तो क्या हुई? डिफ्यूजन। आप धूप या अगरबत्ती कमरे के किसी एक कोने में लगा दीजिए, धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। क्या है ये? डिफ्यूजन। तो अगरबत्ती या धूप के वो जो वेपर्स बनते हैं उस केमिकल के बर्न करने से कमरे में एयर है तो एयर की हेल्प से वो पूरे के पूरे कमरे में फैल जाता है। तो डिफ्यूजन जो है ये सॉल्यूशंस में भी होता है एज वेल एज इन गैसेस में भी होता है। अब आपने +1 में पढ़ा है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, उसके अंदर आपने पढ़ा है। तो ऑस्मोसिस के अंदर पहली कंडीशन सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, इसमें कोई कंडीशन नहीं होती। हियर मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, इधर सोल्यूट पार्टिकल्स मूव करते हैं और कहां से कहां को? जहां सोल्यूट पार्टिकल्स की अपनी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से लो कंसंट्रेशन की तरफ। और ऑस्मोसिस में कौन मूव करता है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करते हैं अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, जब तक अंदर और बाहर जो भी सॉल्वेंट है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बराबर नहीं हो जाती। तो अगर आप ध्यान से देखें सॉल्वेंट के अंदर मूवमेंट कैसे हो रही है, बाहर क्या है? सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है और अंदर क्या है? कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो सॉल्वेंट हमेशा लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करेगा। अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर उसकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑस्मोसिस को आप रिवर्स कर सकते हो। कैसे? अब ये ऊपर को जा रहा है, यहां से कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमने ओपन रखा हुआ था कि जितना वो बैलेंस करने के लिए जा रहा है दैट्स ओके। अब आप ऐसा कीजिए, इस वाली साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लगा दीजिए। व्हाट विल हैपन? द होल प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड। इस प्रोसेस के साथ जितना भी सी वाटर है दैट इज क्लीन्ड, ठीक है। डीसेलेनाइजेशन होती है, उससे हम जो भी सी वाटर है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस के साथ बिल्कुल फ्रेश वाटर की तरह बना देते हैं एंड दैट बिकम्स एबल टू ड्रिंक। तो उसको मैं थोड़ा आगे बताती हूं आपको। तो यहां हम बात कर रहे थे ऑस्मोसिस कैन बी रिवर्स्ड बाय अप्लाइंग हायर प्रेशर अबव द सरफेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब ज्यादा होगा, एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाएंगे तो ऑस्मोसिस को आप रिवर्स कर सकते हो। लेकिन आपने एक बार पानी में कॉपर सल्फेट घोल दिया तो आप इसको किसी भी तरीके से ऐसे रिवर्स करके वापस नहीं बिठा सकते। डिफ्यूजन जो है इट इज नॉट बी रिवर्स, इट विल नॉट बी रिवर्स, चाहे वो लिक्विड्स में हो चाहे वो गैसेस में हो, ठीक है। तो ये था प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब जो मैं बात कर रही थी कि आप ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने का तरीका क्या है, चलिए उससे पहले एक बात करते हैं। अगर आप एग को फ्रेश वाटर में डालते हो, ये एग का अपना नॉर्मल साइज है और ये मैंने डाल दिया इसको फ्रेश वाटर में, ठीक है। अब बाहर है प्योर वाटर लेकिन एग के अंदर देयर इज कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की ज्यादा है। तो क्या होगा? अंदर हाई कंसेंट्रेशन और बाहर लो कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की। तो क्या होगा? बाहर से पानी अंदर जाना शुरू हो जाएगा क्योंकि अंदर कंसेंट्रेशन हाई है, बाहर है लो, तो बाहर से वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। तो आप देखेंगे ये जो मैंने डॉट्स लगाई हैं ये एग का न्यू साइज होगा, दिस इज न्यू साइज। तो एग इन फ्रेश वाटर स्वेल्स, फूल जाता है, नॉर्मल साइज से बड़ा हो जाता है फ्रेश वाटर के अंदर, ओके। अब सेम एग आप, अब हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया, बहुत सारा नमक डाल दिया और इट बिकम्स हाईली कंसेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैंने इसमें एग डाला,
ठीक है। आफ्टर सम टाइम, अब देखिए बाहर की कंसेंट्रेशन क्या है, हाई, और अंदर की कंसेंट्रेशन क्या है, लो, क्योंकि एग के शेल के अंदर नमक बहुत ही कम होता है। हमने बाहर वाले सॉल्यूशन में नमक डाल दिया, सोडियम क्लोराइड इन वाटर, तो क्या होगा, अंदर से जितना भी वाटर है वो बाहर को आना शुरू हो जाएगा। एग के अंदर से वाटर मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एग की शेल कैसा काम कर रही है, एग की जो शेल है इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो उसमें सिर्फ पानी ही आर पार जा सकता है, ठीक है। तो अंदर से वाटर बाहर आया तो क्या होगा, ये मैं अंदर एक और आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, तो ये वाला जो अंदर वाला है, दिस इज न्यू साइज ऑफ एग। तो आप जादू करके देख सकते हैं, एक एग लीजिए, उसको खूब सारा नमक डाल के पानी का घोल तैयार कीजिए और उसमें एग को डाल दीजिए, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। फिर श्रिंक भी हो जाता है और वो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, उसकी शेल जो है इट बिकम्स फ्लेक्सिबल। आप उसको बॉटल में डाल सकते हैं, फिर उसमें फ्रेश वाटर डाल दीजिए, क्या होगा, एग फिर से अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। और देखने वालों को आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए कि बताइए मैंने एग को बॉटल के अंदर कैसे डाला। दीज आर ट्रिक्स, बट देर इज अ साइंस बिहाइंड दैट, एंड दैट साइंस इज व्हाट, दिस इज ऑस्मोसिस, ठीक है। तो हम जितनी भी सब्जियां भीगने के लिए डालते हैं, चने भीगने को डालते हैं, राजमा भीगने को डालते हैं, तो क्या होता है, पहले जब इन लोगों को ड्राई किया जाता है, इनके अंदर का पानी सूख जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्स ऑस्मोसिस, अंदर का पानी बाहर चला गया। फिर आप चने बनाने हैं या राजमा बनाने हैं, आप उनको भीगने के लिए डालते हो, स्मॉल साइज होते हैं बट दे बिकम लार्जर इन साइज, कैसे, एंड ऑस्मोसिस, बाहर से पानी अंदर आ जाता है, ठीक है। तो आप ऑस्मोसिस से भाग नहीं सकते, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, डे टू डे लाइफ, हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोसिस होती रहती है, हमारे खाने की चीजों में ऑस्मोसिस को हम यूज करते हैं। ये कंसेप्ट बहुत सी जगहों पर आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करते रहते हैं। अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए मैंने कोई टेम्परेचर की कंडीशन नहीं बोली, मैंने कोई प्रेशर की कंडीशन नहीं बोली, मैंने ये कहा था थिसल फनल को आप ओवरनाइट भी पड़ा रहने देंगे तो भी उस कॉलम की हाइट को फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस दिस इज द बेस्ट प्रॉपर्टी, ये बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर काम किया जा सकता है, जिसको आप यूज कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर रिलेटेड विथ टेम्परेचर, उसको कंट्रोल करना, टेम्परेचर को एक ही डिग्री पे मेंटेन करना, इट मे बी डिफिकल्ट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अगेन देयर इज क्वेश्चन मार्क टू मेंटेन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जीरो से भी नीचे जाना पड़ता है, अगेन डिफिकल्ट, बट ऑस्मोटिक प्रेशर इज सच अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जिसको मेंटेन करने के लिए ज्यादा मुशक्कत नहीं करनी पड़ती, किसी तरह की भी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी प्रेशर, इट विल नॉट बी अफेक्टेड। तो दिस इज द बेस्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो अब आप लोगों को समझ आ गया होगा ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताती हूं हम इसको मेजर कैसे करते हैं। ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपने देख लिया, देखें ये 2 कंटेनर है मेरे पास, दोनों ही कंटेनर, ये बीच में एक कॉमन एरिया रखा है मैंने, और इस कॉमन एरिया के अंदर देयर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी है, और ये रहा दूसरा कंटेनर, ठीक है। और दोनों ही कंटेनर्स को मैंने फ्रिक्शनलेस पुली से कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, फ्रिक्शनलेस पुली से दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इस कंटेनर में आई एम हैविंग प्योर वाटर, ठीक है, और इस साइड देयर इज सोल्यूशन। यहां पे सोल्यूशन लिया है हमने, और ये जो सेंटर में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट इज द कॉमन जंक्शन फॉर बोथ द कंपार्टमेंट्स ऑफ दिस इक्विपमेंट। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हम सी वाटर को किस तरीके से क्लीन करते हैं, डीसैलिनाइजेशन कैसे होती है उसकी। तो इधर हम सी वाटर ही ले लेते हैं, ठीक है, तो ये हमने ले लिया सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, NaCl का सॉल्यूशन, क्योंकि उसमें मैक्सिमम यही रहता है। इधर हमने ले लिया फ्रेश वाटर, ठीक है, फ्रेश वाटर ले लिया, या हम कहें सॉल्वेंट। ओके, अब नॉर्मल प्रोसीजर क्या होगा कि हम यहां पे दिस इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, पर्चमेंट मेम्ब्रेन और सेलोफेन मेम्ब्रेन। तो इन द बिगिनिंग इधर सॉल्यूशन मींस यहां पे हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और इधर क्या है, लो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जबकि प्योर सॉल्वेंट ही है इधर। तो क्वाइट नेचुरल पानी इधर से इधर जाएगा, तो इधर से सॉल्वेंट इसके अंदर जाना शुरू हो गया। जब इधर से मूवमेंट इधर हुई तो नेचुरली ये वाला जो पिस्टन है इट विल स्टार्ट मूविंग अप, ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इधर से सॉल्वेंट इधर आना शुरू हो गया, तो इट विल स्टार्ट मूविंग अप। ओके, ये पहुंच गया इस जगह पे, ठीक है। हमने क्या किया, ऊपर से प्रेशर लगाया और उसको फिर वापस कहां ले आए, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे, उसको यहीं पे रखना है पॉइंट ए के ऊपर ही। तो कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है हमें बाहर से, ये जो पी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नली हम कितना प्रेशर लगा रहे हैं कि ये पिस्टन ऊपर ना उठे, ठीक है। हाउ मच प्रेशर इज बीइंग एक्सर्टेड जस्ट टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ solvent molecules from this compartment to this compartment, from the compartment of pure solvent to the compartment of solution। कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है कि ये मूवमेंट इधर से इधर ना हो, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, कि पिस्टन को उठने नहीं देना है, तो वो प्रेशर इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, अब अगर ये जो पी एक्सटर्नल है, इफ P external is greater than osmotic pressure, मान लीजिए ऑस्मोसिस को रोकने के लिए मुझे लगाना पड़ रहा है 1000 mm मर्करी, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, 1000 mm। लेकिन अगर हम 1080 या लेट इट बी कि हमने प्रेशर लगा दिया 1100 mm, तो 1000 से ज्यादा हो गया, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हुआ, प्रोसेस विल बी रिवर्स्ड। अब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से इधर जाना शुरू हो जाएंगे, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डीसैलिनाइजेशन के अंदर क्या होता है, इधर हम समंदर का पानी लेते हैं, सी वाटर लेते हैं, और इधर लेते हैं फ्रेश वाटर, दोनों में ऑस्मोसिस के लिए कनेक्शन लगा दिया जाता है। और वहां पे इतने छोटे छोटे कंपार्टमेंट नहीं होंगे, बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होंगे, कंटेनर्स होंगे, तो एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है, तो ऑल मैकेनिकल एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। व्हाट विल हैपन, इस सॉल्यूशन के अंदर जितना भी प्योर वाटर है, ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, दे विल मूव फ्रॉम दिस कंपार्टमेंट टू दिस कंपार्टमेंट, फ्रॉम सॉल्यूशन टू सॉल्वेंट। तो सी वाटर में से हम जितने भी फ्रेश वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस कंपार्टमेंट में शिफ्ट कर लेते हैं, और सी वाटर जो है दैट बिकम्स एबल टू ड्रिंक, वो ड्रिंकेबल हो जाता है, ठीक है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को नॉट ओनली इन द कोस्टल रीजन्स,
कहीं पे भी यूज किया जा सकता है जहां पे इम्प्योर वाटर है, उसमें से डिफरेंट सॉल्ट्स को अलग करने का तरीका यही है हमारे पास कि हम प्योर सोल्यूशन को जो सोल्यूशन है प्योर सॉल्वेंट के साथ कनेक्ट करें एंड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस इट कैन बी क्लीन्ड, इट कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगेन देखिए ये किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। जितनी कंसंट्रेशन यहां पे ज्यादा होगी ऑस्मोसिस उतनी ही ज्यादा होगी। जितना ये वाला कंपार्टमेंट कंसंट्रेटेड होगा उतने वाटर मॉलिक्यूल इधर से उधर को ज्यादा जाएंगे। तो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टी जो है, ऑस्मोटिक प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं। और अगर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा हो जाता है देन देयर कम्स अ न्यू फिनोमिना दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। ओके, अब देखिए अकॉर्डिंग टू वॉन हॉफ एट अ गिवन टेम्परेचर, एट अ गिवन टेम्परेचर पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। क्योंकि हमें पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ही डिपेंड करेगी, तो कंसंट्रेशन। रिमूविंग द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दिस इज CRT, where C is concentration, R is gas constant and T is temperature. ठीक है, now C is equal to number of moles upon volume। concentration यही होती है ना, number of moles per given unit of volume। इसको पुट करें फर्स्ट के अंदर तो पाई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स NB अपॉन वॉल्यूम इंटू RT। अब NB किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ मोल्स WB अपॉन MB। तो पाई किसके बराबर आया, WB अपॉन MB इंटू RT अपॉन V। तो ये आया हमारे पास फॉर्मूला। जब आपको सल्यूट का मास दिया है, मोलर मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल आप इस इक्वेशन को भी यूज करते हैं, पाई इज इक्वल टू CRT। अगर कंसंट्रेशन आपको डायरेक्ट दी जाती है दैट 1 मोलर और 1 नॉर्मल व्हाटएवर, तो यहां से आप मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। NB को इधर ले जाइए, WB अपॉन पाई इंटू RT अपॉन V। तो इस तरीके से आप जैसे बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर हम करते थे, ये उसका फॉर्मूला। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स को आपने पुट कर दिया, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, किसका, सोल्यूट का, B है तो सोल्यूट है, इसको पुट किया। इस फॉर्मूले से भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और MB को इधर ले आएंगे तो पाई यहां नीचे चला जाएगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूला से आप मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर आपको यह बताना है that show that it's a colligative property। आप डायरेक्ट लिखेंगे पाई इज इक्वल टू CRT where C is equal to number of moles present per liter of solution। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, therefore it depends upon number of moles that is number of particles। तो इस तरीके से आप इसके मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब देखिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर को लेके हमारे पास 3 तरह के सॉल्यूशंस हैं। एक हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। ठीक है, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशन ए नहीं लूंगी, सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2। और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है पाई 2। ठीक है, अगर पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2, अगर फर्स्ट वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर बड़ा है पाई 2 से, तो जिसका ज्यादा है दिस इज कॉल्ड हाइपरटोनिक, मींस हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जिसका लो है इट इज कॉल्ड हाइपो, मींस लेस, हाइपोटोनिक, दैट इज हैविंग lesser osmotic pressure। तो what is isotonic? When pi 1 is equal to pi 2, both have same osmotic pressure,
then they are called isotonic solutions. तो दोनों में से जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, ज्यादा मतलब हाइपर, जिसका कम दैट इज हाइपो. तो ऑस्मोटिक प्रेशर आपस में कंपैरिजन के लिए भी काम में आता है. ठीक है, तो ये थे हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. पेपर में पूछे जाते हैं व्हाट आर हाइपरटोनिक, हाइपो एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस. ओके, नाउ एक क्वेश्चन आता है दैट ग्रेट केयर इज टेकन ड्यूरिंग इंट्रावेनस इंजेक्शंस. जब भी यहां वेन के अंदर इंजेक्शन दिया जाता है तो डॉक्टर्स हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि जो मेडिसिन अंदर दी जा रही है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इट शुड बी आइसोटोनिक विथ ब्लड सेल्स. ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो मेडिसिन जाए दैट शुड बी आइसोटोनिक. क्यों? क्योंकि अगर वो हाइपरटोनिक हुई तब भी प्रॉब्लम, अगर वो हाइपोटोनिक हुई तब भी प्रॉब्लम. अब देखिए 0.9% NaCl जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेलाइन इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड. हमारी ब्लड स्ट्रीम के साथ 0.91% NaCl जो है इट इज आइसोटोनिक. इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती. अगर कोई ऐसा सोल्यूशन बॉडी में चला जाता है तो क्या होता है, हम दोनों सिचुएशंस को देखते हैं. पहले हम देख लेते हैं कि अगर कोई हाइपरटोनिक सोल्यूशन मींस 0.91 NaCl से हाई कर दी, लेट इट बी 1.2%, तो इट बिकम्स हाइपरटोनिक. ठीक है, तो अब ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर का एग्जांपल देखते हैं. ये रहे आरबीसीज. ठीक, ब्लड स्ट्रीम के अंदर है आरबीसी. अब ये जो बाहर वाला सोल्यूशन है ये हमने बाहर से भेजा. अब ये क्या है, हाइपरटोनिक. और आरबीसी, दिस इज आरबीसी, ये क्या है, हाइपोटोनिक. हाइपरटोनिक मतलब इसकी कंसेंट्रेशन क्या है, हाई कंसेंट्रेशन, ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर. हाइपोटोनिक का मतलब हाई ऑस्मोटिक प्रेशर. हाई ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब हाई कंसेंट्रेशन, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स. हाइपोटोनिक का मतलब लेस कंसेंट्रेशन. ठीक है, तो बाहर का सॉल्यूशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड है, अंदर का सॉल्यूशन कम कंसेंट्रेटेड है. तो वाटर कहां से कहां को जाएगा, जिस जगह पे पानी ज्यादा है और जिस जगह पे पानी कम है उस तरफ को. अब अंदर कंसेंट्रेशन कम है मींस सॉल्वेंट ज्यादा है, सॉल्वेंट मोर, तो अंदर से वाटर बाहर को आना शुरू हो गया. तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी सिचुएशन, आरबीसीज जो है वो ऐसे श्रिंक कर जाएंगे. किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर. दे विल बिकम श्रिंक. श्रिंक हो जाएंगे तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगी. ठीक, अब दूसरी सिचुएशन देखें, हाइपोटोनिक मतलब कंसंट्रेशन लेट इट बी 0.5% NaCl. आइसोटोनिक से कम आ गया. अब ओके, अब ये है इसके अंदर आरबीसी और ये बाहर का सॉल्यूशन हमने लिया. नाउ दिस इज हाइपो और ये क्या है, हाइपर. मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है, लो. मींस बाहर वाटर ज्यादा है, अंदर वाटर कम है. तो क्या होगा, बाहर से वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर आने शुरू हो जाएंगे. तो अगली सिचुएशन में क्या होगा, इसका आरबीसी का साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा और अल्टीमेटली इट विल ब्रस्ट. ठीक है ना, ये इट विल बिकम स्वोलन एंड अल्टीमेटली बर्स्ट. तो देखिए दोनों ही सिचुएशंस हमारे लिए नुकसान वाली हैं. अगर सोल्यूशन हाइपरटोनिक है तो आरबीसीज के अंदर का पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा, दे विल श्रिंक. ठीक, अगर बाहर हाइपो है तो ये अंदर हाइपर है, अंदर की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो बाहर से पानी अंदर आना शुरू हो जाएगा. आरबीसीज का साइज स्वेल अप हो जाएंगे, दे विल स्वेल अप एंड इवन बर्स्ट. तो दोनों ही सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर्स हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल whenever they are going to apply an intravenous injection. वो इंजेक्शन जो डायरेक्ट वेन के अंदर दिया जाता है, डायरेक्ट ब्लड के अंदर दिया जाता है. तो ये था कंसेप्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर
और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं।